हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंडीगढ़ टीजीटी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को। अभी रिसेंट ये एग्ज़ाम हुआ था, 100 क्वेश्चंस थे इस एग्ज़ाम में। आज इस वीडियो में हम पहले 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी स्टूडेंट्स मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, DSSB, KVS या NVS किसी भी TGT या PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को जरूर से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ fz इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर then the minimum value of minus z plus mod z plus 1, mod minus z plus mod z plus 1 की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो चार ऑप्शन हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से करना होगा तो क्या करेंगे, देखो आप सबको पता है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, mod a plus b हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू mod a plus mod b। ठीक है, अब a और b यहां से ये mod a लग रहा है, ये mod b लग रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस z प्लस z प्लस 1 इसका मोड। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस z प्लस z प्लस 1 मोड। तो इसका मतलब ये अंदर वाला देखो क्या बन गया, माइनस z से तो z कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1, तो माइनस z प्लस मोड z प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दैट मीन्स इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी जो कम से कम वैल्यू भी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 या 1 से बड़ा आंसर देगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट रहेगा। तो यही करना था। हाँ, अब इसको कई स्टूडेंट्स सोच के भी कर लेंगे कि मोड है तो मोड, पहला मोड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर देगा, दूसरा मोड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर देगा। तो कौन से मोड के ऊपर काम करेंगे, तो यहाँ पे आप z को 0 लेके भी कर सकते थे, आंसर आ जाएगा। z को -1 लेके भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। z को -1/2 लेके भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। बट एक थोड़ा श्योरिटी हो जाती है कि हमने एक कंसेप्ट का यूज किया है तो जल्दी काम हो गया और एक्यूरेट काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, z is √3 plus iota raised per 50, then the value of real part of z divided by imaginary part of z हमें चाहिए क्या होगी। √3 प्लस आइटा रेज टू पावर 50, देखो बिल्कुल आसान सा तरीका है इसका कि पावर में अगर कुछ कॉम्प्लेक्स की पावर में आ रहा है तो इसको हम डी मोवियर से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब डी मोवियर के लिए हमें कोस और साइन की फॉर्म चाहिए होती है, तो एक छोटा सा काम अगर यहाँ पे हम कर लेते तो बहुत जल्दी हो जाता कि इसको हम अंदर वाले को 2 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 2 रेस्ट पर 50 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 2 रेस्ट पर 50 भी बाहर लगा दो। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया, 2 रेस्ट पर 50, ये तो क्या होता है कोस π/6 प्लस आइटा साइन π/6 और इसकी होल पावर कितनी हो चुकी है 50 बाय डी मोवियर थ्योरम। डी मोवियर थ्योरम ये 50 आगे आ जाएगा, कोस 50 इंटू π/6 प्लस आइटा साइन 50 इंटू π/6। तो यहां से बस क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया। अब यहाँ 50 और इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो गया, कोस 25 π/3 प्लस आइटा साइन 25 π/3। इतना तो माइंड में भी कर लेंगे हम। अब 25 π/3 को कैसे लिख सकते हो, देखो ये 25 π/3 इसको लिख सकते हो 8 पाई प्लस π/3। अब 8 पाई कहाँ आएगा, एक सर्कल पूरा किया 2 पाई, दूसरा सर्कल पूरा किया 4 पाई, तीसरा सर्कल पूरा किया 6 पाई, एक और सर्कल पूरा किया 8 पाई। तो आप घूम फिर के फिर यहीं पे आओगे रियल एक्सिस के ऊपर, 0 के ऊपर। तो इसलिए 8 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का काम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये कोस π/3 ही रहेगा प्लस आइटा साइन π/3। कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस आइटा कितना होता है साइन π/3 √3/2। बाहर पड़ा है 2 रेस्ट पर 50। अब आप रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट करोगे, रियल पार्ट इज 1/2 और इमेजिनरी पार्ट √3/2। हाँ, 2 रेस्ट पर 50 आएगा बट वो दोनों के साथ आएगा तो इसलिए वो कट जाएगा, इतनी टेंशन लेनी इसकी। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना हो गया, डिवाइड करके 1/√3। तो अपना ऑप्शन कौन सा बना, डी ऑप्शन अपने लिए करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा है, बट आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को आधे मिनट से पहले कर लेना चाहिए था, ये होने वाला था। नेक्स्ट,
क्वेश्चन, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट मीन्स ओमेगा रेस्ट पावर 3 किसके इक्वल है 1 के। देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 5, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखो एक सिंपल सा रिजल्ट होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0, दैट मीन्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1, इसकी वैल्यू -1 है तो यहाँ पुट कर दो ये वैल्यू 1 माइनस -1 रेज टू पावर 5, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 5। आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी ही ऑप्शन पड़ी है, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर था, काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द इक्वेशन दिस इज सेटिस्फाइड आर, ए और बी की वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो ए प्लस आइटा बी, इसको बस एक स्टेप हमें सोचना था कि यहाँ पे इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, 2 प्लस आइटा 3 माइनस 2 आइटा को नीचे ले जाओ। अब सिंपली से इसको क्या करेंगे रियलाइजेशन, रैशनलाइजेशन नहीं रियलाइजेशन करेंगे, 3 प्लस 2 आइटा से मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आइटा से डिवाइड, तो नीचे कितना बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2 आइटा स्क्वायर, तो नीचे तो कितना बनने वाला है 13, तो 13 सारी ऑप्शन में है इसलिए ध्यान रहे। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा रियल पार्ट में क्या आएगा 2 इंटू 3 6, और जब आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -2, तो 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, रियल पार्ट 4 आने वाला है, इमेजिनरी पार्ट कुछ आएगा, बट 4 कितनी ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, ए की ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। टाइम बचाना है हमें, हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ बड़ा नहीं है, पर जितना जल्दी हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। रियल पार्ट दिख गया कि 4 आने वाला है, 4 ए की ऑप्शन में है, बात खत्म, तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन कमिटी कंसिस्ट ऑफ 6 men and 4 women, चूज फ्रॉम 10 men and 10 women। एक कमेटी हमें चूज करनी है, 6 men चाहिए और 4 women चाहिए, टोटल कितने हैं men 10, तो 10 c कितना हो जाएगा 6 इंटू 11 c कितना हो जाएगा 4, इंटू का साइन क्यों क्यों आया है, जब तक, ये बस ध्यान में रखो, जब तक काम पूरा ना हो, अपनी भाषा में इसको समझो। हमें क्या करने को बोला गया था, एक कमेटी कंसिस्ट करनी है, कमेटी तब कंसिस्ट होगी जब मेन और वुमेन दोनों आ जाएंगे, दोनों सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। कई बार ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि प्लस का साइन आएगा या मल्टीप्लाई का आएगा, तो एक ही बात ध्यान में रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। जो काम आपको करने को बोला गया क्वेश्चन में, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तब तक मल्टीप्लाई का साइन चलेगा। 6 मैन आ गए थे, ओके, 4 वुमेन आ रही हैं, अब जाके कमेटी पूरी की पूरी कंसिस्ट हुई है, दैट मीन्स फिर बीच में साइन कौन सा आना था मल्टीप्लाई का, तो ये आपका आंसर है, बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए 10c6 आपको पता है किसके इक्वल होता है 10c4 के, क्योंकि ncr किसके इक्वल होता है nc(n-r) के, तो थोड़ा जितना जल्दी हो सके कैलकुलेशन करो। 10c4 इंटू 11c4 हमें करना है, तो इसको क्या करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे 4 3 2 1, कैसे खोला है, नीचे वाले को तो पूरा ही खोल देंगे और ऊपर वाले को, नीचे 4 है तो 4 टाइम ओपन करो, बस फॉर्मूला नहीं लगाना इस पे। 11 के नीचे 4 है तो इसको 4 बार ओपन करो, 11 10 9 8, और नीचे 4 3 2 1 पूरा ओपन कर देंगे, तो काट दो जितना भी कट रहा है, 4 से 2 8 कट जाएगा, यहाँ से ये भी 4 इंटू 2 8 कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 9 हो जाएगा, तो ले देके जो भी अपने पास आंसर बना वो कितना आ जाएगा 69300, दैट मीन्स कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लिकेशन तो 69300, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 1 to 9, 1 to 9 का मतलब टोटल डिजिट्स कितने हो गए 9, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 81, 81 से हर एक नंबर स्टार्ट होना चाहिए, मतलब पहला 8 है, दूसरा पक्का 1 है, और 5 डिजिट हमें बनाना है, तो कितने और डब्बे बनने हमें 3 डिजिट और चाहिए। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो एक डिजिट ये खा गया, दूसरा डिजिट ये खा गया, अब तीसरा डिजिट यहाँ पे आएगा, बट इसके पास कितनी चॉइस है, 9 में से 2 बंदे बाहर जा चुके हैं, इसके पास कितनी चॉइस है 7 की, इसके पास कितनी चॉइस बनी फिर 6 की, इसके पास 5 की, क्योंकि जो यहाँ पे फिल हो गया
वो यहाँ पे वापस नहीं आएगा क्योंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। सेम काम इसके लिए, काम पूरा नहीं हुआ, काम कब पूरा होगा, जब 5 नंबर आप चूज कर लोगे, इसलिए बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 7 + 6 + 5 नहीं आएगा, ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में भी ये था। तो कितना बनाइए, 6 5 जार 30 × 7 210, इसका आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन, ए कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 3 men and 4 women. In how many ways can this be done? कितने तरीकों से ये हो सकता है? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? एक मैन और 2 वुमेन हमें चूज करने को बोले जाए तो कितना आंसर आएगा? देखो, इस क्वेश्चन पे अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो इस क्वेश्चन में एक में 2 क्वेश्चन पूछे गए कि एक तो कितने तरीकों से आप ये काम कर सकते हो, 3 मैन और 4 वुमेन चूज करने हैं, सॉरी 3 मैन और 4 वुमेन अपने पास हैं, और इसमें से कितने बंदे चूज करने हैं हमें? 3 पर्सन। 3 पर्सन चूज करने हैं। 3 पर्सन अब कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है तीनों के तीनों मैन ही हो जाए, अब हो सकता है 2 मैन और 1 वुमेन ले लें, 1 मैन और 2 वुमेन ले लें, या फिर तीनों के तीनों वुमेन ले लें। ये तो सारी चॉइस निकालनी पड़ती, बट इसमें एक अच्छा काम ये दे रखा था कि अगली बात जो पूछी गई है वो अपने लिए ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डन के बाद हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 1 मैन और 2 वुमेन की बात करनी है तो कितने आपके पास चॉइस होंगी, तो क्यों ना हम पहले ये वाला करें, ऊपर वाले को क्यों करें? क्लियर है ना, क्योंकि इसका तो एग्जैक्ट आंसर है। और ऑप्शन को देखो ध्यान से, 16 18 15 15, 2 ऑप्शन पक्का इसमें से बाहर होने वाली है और उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे पहले। इसलिए यहाँ पे पहले बी पार्ट कर लेना, दूसरे वाला पार्ट कर लेना चाहिए था। क्या चाहिए? एक मैन चाहिए, टोटल मैन कितने हैं? 3, तो 3C1 इंटू 4C2, कितना आंसर बना? 3 इंटू, इसको ओपन करेंगे 2 बार, नीचे कितना आएगा? 2 × 1, तो 3 × 3 9 × 2 18। 18 किसके पास है? सिर्फ एक ऑप्शन के पास है, बी ऑप्शन। बच गए हम, अपना आंसर डायरेक्ट निकला है। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था ये वाला। जब अटेम्प्ट करना है हमें, पूरा भी करवा देता हूं कि इसमें क्या क्या करोगे। 3 मैन का मतलब पहला केस क्या आएगा? 3C3। वुमेन हमने कोई भी चूज नहीं की तो क्या आएगा? 4C0। ये पहले वाले का फर्स्ट केस बना, प्लस 2 वुमेन 3C2 इंटू 4C1, प्लस यहां हो जाएगा 3C1 इंटू 4C2, एक मैन 2 वुमेन, प्लस 3C0 4C3। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब कोई यहाँ पे ये सोचे कि यहाँ पे अब क्यों प्लस का साइन लगाया जी? आपने पहले कह रहे थे कि मल्टीप्लाई आएगा। देखो, कमेटी कितने पर्सन की है? 3 पर्सन। ये बोला गया ना 3 पर्सन की कमेटी। तो जब मैंने 3C3 चूज कर लिए, 4C0, यहाँ पे कितने पर्सन चूज हो गए? 3 चूज हो गए ना, मतलब काम पूरा हो गया। अब नए सिरे से काम शुरू करने जा रहे हो नए वे में, तो इसलिए बीच में प्लस का साइन आएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन नहीं आया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन है। जब तक काम पूरा नहीं हुआ मल्टीप्लाई चलनी थी। अब इसको आप छोटी सी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा 35, ये आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 12 frogs are placed into experimental groups, in 2 experimental groups, okay, and 1 control group। 2 तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं और 1 है कंट्रोल ग्रुप। विद ऑल ग्रुप्स इक्वली लार्ज, तीनों के पास सेम साइज है, इक्वली लार्ज है, मतलब उसका मतलब 12 फ्रॉग्स हैं। इक्वली लार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं? 4 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन दी फ्रॉग्स बी प्लेस्ड इनटू दीज ग्रुप्स? तो इनको कैसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है ग्रुप्स को? देखो, सबसे पहले पहला ग्रुप आया, इसने डिमांड की कि मुझे 4 फ्रॉग्स चाहिए, और टोटल फ्रॉग्स कितने पड़े हैं अपने पास? 12, तो ले जा, 12 में से 4 तू ले जा, तो 12C4। ठीक है, क्या काम पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमें 3 डब्बों में बंदे भरने हैं, 3 बॉक्सेस में ये फ्रॉग्स भरने हैं, इसलिए इतना ध्यान रखिए बीच में मल्टीप्लाई आएगा। अब ये दूसरे ग्रुप वाले आए कि हमें भी 4 बंदे चाहिए। अब बंदे बचे कितने हैं? 4 तो पहले वाला ग्रुप ले गया, इधर 8 बचे हैं, तो 8 में से 4 तू ले जा भाई, ये ले गया, इनटू अब तीसरा आया कि 4 चाहिए, तो 4 बचे हैं, 4 ही ले जा।
तो 12c4 8c4 4c4 मल्टीप्लाई करोगे फैक्टोरियल सॉरी कॉम्बिनेशन अपने आप इसको ओपन करो, आपको आंसर मिल जाएगा ए ऑप्शन 34650। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, थोड़ा सा कर देते हैं, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना। 12 इंटू 11 10 इंटू 9 नीचे 4321 इस तरह से ओपन करना है इसको। दूसरे वाला 8765 4321 और इसको तो करने की जरूरत नहीं, ये 1 ही है, तो काट पीट के इसका आंसर कितना आ जाएगा 34650 ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 8 लैंप्स इन ए हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली। हर एक के लिए अलग अलग प्लग लगा, अलग स्विच लगा हुआ है, इंडिपेंडेंटली इसको ऑन कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। हॉल में उजाला करना है तो कितने तरीकों से किया जा सकता है। अगर एक बल्ब भी जल गया फिर भी कुछ ना कुछ तो रोशनी हो जाएगी, दो जल जाएंगे फिर भी रोशनी हो जाएगी। अंधेरा कब रहेगा, जब कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो ये इसमें बस एक की पॉइंट था कि आपको किस किस तरह से आप इसको इल्यूमिनेट कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारी चॉइस है, चाहे एक बल्ब जगाओ, चाहे दो जगाओ, चाहे तीन, या सारे के सारे जगा दो। हाँ, 8 में से कोई एक जगाना है तो 8c1, इतने तरीके हैं आपके पास। हॉल एलिमिनेट हो गया, बात खत्म। अगर 2 से आपको एलिमिनेट करना था तो 8c2, 3 से अगर रोशनी करनी है 8c3, 8c4। और सो ये बात समझ आ गई होगी, इसका मतलब हमने कितने लैंप्स ऑन किए हैं 1 लैंप। इसका मतलब कितने लैंप ऑन किए हैं 2 लैंप्स, 3 4, इस तरह से 8 के 8 लैंप्स ऑन कर दिए। अब ये पूछा गया कि ये किसके इक्वल होगा, ये तो नहीं पता, बट हमें ये पता है 8c0 8c1 8c2 अप टू चलते जाएंगे। अगर 8c8 आता है तो ये किसके इक्वल होता है 2⁸8 के, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ते हो नंबर ऑफ सबसेट में, nc0 nc1 nc2 अप टू ncn, ये किसके इक्वल होता है 2⁻n के। तो हमें तो इतना मटेरियल चाहिए, दैट मीन इसमें क्या करेंगे 2⁸8 माइनस 1, 2⁸8 इज 256 माइनस 1 255। आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड। कौन इन पूरी एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप अगर ध्यान से देखो तो 6⁻10 सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 6⁻1 बचेगा, 6⁻2 और 6⁻3। तो किससे डिवाइड हो जाएगा पक्का, ये 6⁻10 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला कट जाएगा इससे। तो आंसर क्या बना ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, an electronic device make a beep after 40 seconds, another device make a beep 42 seconds, they beep together at 6 am, सुबह के 6 बजे एक साथ बीप किए थे। at what time they will beep together at earliest, अब इसके बाद वो दोनों एक साथ कब बीप करेंगे। तो देखो ये क्वांट का क्वेश्चन है, मैथ्स में कुछ है नहीं, तो पहला 40 सेकंड है, दूसरा 42 सेकंड है। अगर ऐसा आए तो इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा। ये किसके इक्वल, इसका एलसीएम क्या आएगा 2⁻3, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ये बन जाएगी 2⁻3 इंटू 5, ये कितना बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम इज 2⁻3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। तो 2⁻3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 8 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 40 इंटू 21, तो ये बन गया 840। तो 840 ये बन चुका है। बात किस में हो रही है सेकंड्स में, तो कितने सेकंड्स बाद ये काम करेगा, तो इसको डिवाइड कर दो 60 से। अब 84 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना बचाएगा, 84 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो 14 आया। तो आफ्टर कितने होगा, यहाँ से पता लगे 14 सेकंड्स के बाद ये वापस आपस में मतलब टुगेदर बीप करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा बी ऑप्शन।
ठीक है, तो ये कई यही काम था कि जब ये बीप वाला दोबारा कब बीप करेंगे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो एलसीएम लो, सेकंड्स की बात है, सेकंड्स 60 के राउंड के ऊपर काम करते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो, जितना आपका रिमाइंडर आएगा उतने सेकंड आगे जाके ये वापस बीप करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रितेश विजिट ए क्लब आफ्टर एवरी 4 days, रोशन विजिट आफ्टर एवरी 12 days, एक भी हर 4 दिन के बाद जाता है, दूसरा 12 दिन के बाद जाता है, रितेश गोज आफ्टर 9 days, इन ऑल ऑफ देम मेट एट क्लब लास्ट ऑन मंडे, पहले मंडे को मीट किए थे, देन आगे कौन से दिन को मीट करेंगे। देखो कहीं देखा जाए तो ये पीछे वाला क्वेश्चन ही है अपना, अगेन यही काम कब होगा, इन फ्यूचर ये काम कब होगा, तो ये बस सारा का सारा काम डिपेंड करता है एलसीएम के ऊपर। आप 4, 12 एंड 9 का एलसीएम देखो कितना आएगा, 36 एलसीएम बन जाएगा इसका। और 36, अब बात किसकी हुई है, इन्हें वीक की बात हुई है ना, मतलब एक हफ्ते बाद डे की बात हुई है, तो एक वीक में बात करेंगे तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 7 से, 7 से डिवाइड किया तो कितना इसका आंसर मिल गया, रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर आया, मंडे के बाद एक दिन और इसमें ऐड कर दो, तो कौन सा दिन बनेगा, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को है ये वापस अपने मीटिंग करेंगे, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 क्वेश्चन, ये हम छोटी क्लासेस में बहुत बार ये क्वेश्चन करते आए हैं, 0.36 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉर्म, तो 0.36 ये रिपीटेड फॉर्म का आंसर क्या होगा। देखो अगर इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, 36/99, काम खत्म हो जाता है, इसको कैंसिल कर दो, 9 4 जा 9 11 जा 4/11 इसका आंसर है। तो मतलब अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 99, 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो डिवाइड बाय कर दो 9, और वो इसका आंसर आ जाता है। अब कैसे है कि छोटे होते हम करते थे इसको, ये 0.363636 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो इस एक्सप्रेशन को, तो ये क्या बन जाएगा, 36.363636, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, दोनों को माइनस किया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करो, तो कितना हो जाए 36, क्योंकि पीछे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू वही आ गई 36/99। तो आगे से इसको डायरेक्ट करना कि अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो नीचे 99 लगाओ, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 999, 1 कर रहा है तो नीचे 9, और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी 4th ऑप्शन करेक्ट है, आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, इसको हाईलाइट करो पहले, और 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाना चाहिए 35, 42 एंड 77 के साथ, तो ये भी सारा एलसीएम का खेल है। 35, तो इसको लिख सकते हो 7 इंटू 5, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 72, 7 इंटू 2 इंटू 3, और 77, 11 इंटू 7, तो एलसीएम में क्या क्या आ जाएगा, 7 तो आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो 7 इंटू 3 21, यहाँ पे किया, 5 इंटू 2 10 है, इंटू 11 है, 10 को साइड पे रखेंगे, 21 इंटू 11, इसका डायरेक्ट क्या होता है 1 3 और 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 2310, मल्टीप्लाई कर लोगे 2310 आ गया। अब इसके अंदर सारे नंबर पड़े हैं क्योंकि ये एलसीएम है, ये होता है ना एलसीएम, ऐसा नंबर होता है जो अगर 2 नंबर का एलसीएम और बी का एलसीएम अगर एल है तो ए डिवाइड करेगा एल को, बी भी डिवाइड करेगा एल को। ठीक है, तो इसलिए अब तीनों से डिवाइड तो हो जाएगा, बट आंसर सी ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया। ग्रेटेस्ट क्या यही ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट और भी नजर आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो 2310 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, 0 4 9240, और 9240 तो इसका मल्टीपल ही है ना, अगर ये नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा तो पक्का ही हो जाएगा, ये तो उससे बड़ा ही है और उसके अंदर ये बैठा है, इसलिए आंसर इसका कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो डी इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 15, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 32 इन द प्लेन मिरर केप्ट एट पॉइंट Q, P पॉइंट यहाँ पे है 32 पे, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5 1 है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, इसके अंदर इमेज बन रही है पॉइंट P की, तो वो हमें बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर इमेज बन रही है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, इधर और इधर। हाँ जी, तो अगर x या y मानते हो, वैसे इतना जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। तो y कोऑर्डिनेट में क्या बनता, 2 + y/2 करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो y को कितना लेना पड़ेगा, 0, तभी जाके 1 आएगा। y की वैल्यू 0 कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ए इसके लिए करेक्ट आंसर बना। अब हमने x के ऊपर फोकस क्यों नहीं किया, y के ऊपर क्यों किया, तो देखो -13 पड़ा है, -13 पड़ा है, -13 पड़ा है, -13 पड़ा है। बिना कुछ किए मुझे पता है कि x की वैल्यू तो -13 आने ही वाली है, क्योंकि और कोई तो चॉइस भी नहीं है। तो y निकालो, जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ये 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो क्या करोगे, 3 2 6 4 2 0, फर्स्ट वाले को अगेन रिपीट कर दो। अब इसको सोल्व कर दो, 1 2, तो इसको इसका डिटरमिनेंट 3 × 4 12 -12, पहले ये किया डिटरमिनेंट इन दोनों का, प्लस फिर ऊपर नीचे से 6 × 0 0 -8 प्लस 2 × 4 -0, तो -8 + 4 -4 डिवाइड बाय 2, आंसर आया -2। क्योंकि एरिया है तो एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, देयरफॉर 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट x0 and 0y, then value of a by x and b by plus b by y is। देखो इस क्वेश्चन को कैसे हमें करना चाहिए। लाइन सेगमेंट x0 एंड 0y, इसके ऊपर एक पॉइंट बैठा है ए बी, ए बी यहाँ पे कहीं है, तो ठीक है। तो हम इसको अच्छा सा एक पॉइंट अपनी तरफ से मान लो, क्वेश्चन को जल्दी करना है। तो x है 2 0, ये है 0 2, x को भी 2 मान लिया, y को भी हमने 2 मान लिया। तो इसके ऊपर पॉइंट कौन सा आ गया, ध्यान से देखोगे तो 1 1 पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि अगर 2 0 और 0 2 की इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, x/2 + y/2 = 1, और 1 1 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए हमने ए बी ये मान ली, ए बी पॉइंट भी इसके ऊपर आ गया। अब वैल्यू किसकी पूछी गई है, a/x + b/y, तो a को 1 माना है, इसको 2, इसको 1, इसको 2, प्लस करके आंसर कितना आया, 1। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर था। नॉन ऑफ दीज से डर लग रहा है, एक ऑप्शन लेके, एक पॉइंट और लेके चेक कर सकते हो, तो कोई बड़ा काम नहीं था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स -4 7 एंड 8 -1 इन दी रेशो 1:3। 1:3 में जो डिवाइड करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए। ऑप्शन को देखो ध्यान से, फर्स्ट में 5 पड़ा है, सेकंड में भी 5 पड़ा है, फोर्थ में भी 5 पड़ा है, तो किस तरफ हमें जाना चाहिए। x की वैल्यू निकालो सबसे पहले, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला m1 इंटू, मतलब x1 इंटू ये x1 y1 पॉइंट, ये x2 y2 पॉइंट अगर ले रहे हो, इसको m/n मान रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m डिवाइड बाय m प्लस n। यहाँ पे -4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 + 3, तो -12 + 8/4 -4/4 -1। -1 कितनी ऑप्शन में है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो फालतू काम करने की जरूरत नहीं है, y नहीं निकालेंगे, आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle, AB डायमीटर है, whose center is 1 -2, 1 -2 सेंटर है, और B पॉइंट दे रखा है 0,5। तो A की वैल्यू निकालनी है, तो A मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, तो A निकाल दो, यहाँ से कितना आएगा, 0 में कुछ ऐड करना है हमें, 0 + x और डिवाइड बाय 2 करके कितना कोऑर्डिनेट आना चाहिए, 1 के इक्वल। तो कितना ऐड करोगे, x की वैल्यू कितनी रखोगे, 2 ही रखेंगे, तो 2 कितनी ऑप्शन में पड़ा है, एक ही ऑप्शन में पड़ा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुई ना बात ये, अगर 1 -2 मिड पॉइंट है, इधर 0,5 है, इधर हमें कुछ मेंबर चाहिए। मिड पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी इस तरफ, ये गोला प्लस ऐड करोगे
0 डिवाइड बाय 2 करने पे 1 चाहिए, तो इसकी वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ये 2 ही होना पड़ेगा ना इसको, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 14 एंड देयर प्रोडक्ट इज 64, फाइंड द कॉमन रेशियो। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे और जल्दी तरीके से करना होता है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ओके, एंड देयर प्रोडक्ट इज, अब जीपी की टर्म्स कैसी होती है, ए आर स्क्वायर, डाटा हमें गिवन है कि इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 64 के, इसका मतलब ए क्यूब इंटू आर क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, 64 के, समझ रहे हो, ए क्यूब इंटू आर क्यूब किसके इक्वल आ रहा है, 64 के। तो अब हमें कॉमन रेशियो चाहिए कि कितना होगा, तो ऑप्शन को अगर थोड़ा देखें, चेक करने की कोशिश करें, अगर इसको 3 लेते हो, आर की वैल्यू 3 होती है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 27 हो जाएगा ये, और इक्वल टू चाहिए 64, तो किसी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करने पे 64 आ रहा है, और तभी जल्दी से देख लो कि सेकंड ऑप्शन में क्या पड़ा है, 2, तो अगर हम 2 क्यूब करते और 64 चाहिए, तो 8 64 इधर आ रहा है, इधर ए क्यूब आ रहा है, तो ये थोड़ा कुछ जल्दी दिख गया हमें कि ये 64 है और ए की वैल्यू 2 है, तो जीपी जल्दी से बना के देखो कि अगर ए की वैल्यू 2 होती है तो ए आर कितना आएगा, 4 आएगा, ए आर स्क्वायर कितना आएगा, 8 आएगा, 8 4 12 और 2 14, 14, यही हमें चाहिए था ना, इसकी सम कितना होना चाहिए, 14, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा है, बी ऑप्शन। इक्वेशन बना के करते हो जाता, बट इसलिए बाय ऑप्शन जाने की कोशिश किया करो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन for which the sum of first 2 terms is -8, okay, and the fourth term is 3 times the third term, okay, fourth term equal to 3 times the third term, बस ये छोटी सी बात थी, उन्होंने आपको इतना अच्छा काम करके दे दिया। जैसे देखो जीपी में क्या लिखते हो, T1 T2 T3 T4, कॉमन रेशियो आर कैसे निकालते हो, T4 डिवाइड बाई T3, तो ये जो दे रखा है T4 डिवाइड बाई T3 किसके इक्वल है, 3 के, इसका मतलब आपको सिर्फ ऑप्शन में ये चेक करना है कि कॉमन रेशियो किसकी 3 आ रही है, फर्स्ट की आ रही है, नहीं आ रही, सेकंड की आ रही है, नहीं आ रही, थर्ड नहीं आ रहा, फोर्थ का आंसर सही है, बस इतना ही क्वेश्चन था ये, कॉमन रेशियो 3, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, a ओवर 1 माइनस आर, बस हमें a और r किस तरह से मिल जाए, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2, तो 2 आ गया, कॉमन रेशियो 1/3, r 1/3 आ गया, तो सिंपल सा काम था, 2/3, तो आंसर इज 3, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 50th टर्म इज 290, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 50th टर्म कैसे लिखते हैं हम, a + 49, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 290 के, कॉमन डिफरेंस इज 4, तो a + 49d इक्वल टू 290, कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल है, 4 के, फर्स्ट टर्म इज, तो बस a निकालना है, a निकाल दो यहाँ पे, 290 माइनस 49 इंटू 4, 49 इंटू 4, 50 को 4 से करोगे 200 आएगा, 4 बीच में से हटा दो, तो 290 माइनस 196 कितना बचा, 94, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कौन सी होती है, a + n-1 इंटू डी, इनका सम किसके इक्वल दे रखा है, 49 के, द सेकंड लास्ट टर्म इज 38, मतलब यहाँ पे जो बैठा है ये 38 है, सेकंड टर्म बतानी है कितनी होगी, देखो कितना लॉजिकल ये क्वेश्चन है कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले रहे हो जो इनका सम है, सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म का सम दोनों का सेम होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म का सम, ये हमेशा पेयर में चलते हैं, इनका सम हमेशा सेम आता है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेंबर आएगा x है, अगर वो x + 38 करने पे हमें 49 चाहिए, क्योंकि पहलों का सम दे दिया वही सबका सम बनेगा अगर आगे पीछे से टर्म्स ऐड करोगे,
x की वैल्यू फिर कितनी बची है 49 माइनस कर दो 38 तो 11 हो गई सेकंड टर्म और कुछ इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये इसका आंसर था। आपने एपी में एक पक्का प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इक्वी डिस्टेंस जो भी टर्म्स होती हैं उनका सम सेम होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power n minus 6n is divided by 36। 7 raised to power n minus 6n divided by 36, जब n आ गया तो क्लियर है कि n किसको बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर को। तो आप सिंपल सा काम करो, पुट n इक्वल टू 1, तो 7 माइनस 6 1, अब 1 तो खुद 36 से छोटा है तो खुद ही क्या बन गया रिमाइंडर। देयरफॉर आंसर कितना, डी ऑप्शन। ये सारी ऑप्शन गलत हैं क्योंकि अगर ये ट्रू होता तो n सबके लिए ट्रू होना चाहिए था, इसलिए n को 1 पुट किया, आंसर कितना आ गया 1। हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो रास्ते होते हैं, या तो आपको 1 करेक्ट वाली ऑप्शन पता हो या फिर 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस पता हो। और 3 इनकरेक्ट कई बार बहुत जल्दी निकल आते हैं एक करेक्ट की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द वैल्यू ऑफ r इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। देखो r माइनस 3, r माइनस 3 टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा एन सी r माइनस 3 माइनस 1, और दूसरे वाले कोफिशिएंट एन सी 2r माइनस 4 माइनस 1, क्योंकि nth टर्म का जब भी हम nth टर्म लिखते हैं बाइनोमियल में तो क्या लिखते हैं एन सी एन माइनस 1, rth टर्म लिखते हैं अगर एन सी आर माइनस 1, क्योंकि जनरल फॉर्मूले में क्या होता है टी आर प्लस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं ना एन सी आर, एक कम होता है इसलिए माइनस 1 किया। ये दोनों कोफिशिएंट आपस में क्या दे रखे हैं इक्वल, एन सी आर माइनस 4 इक्वल टू एन सी 2r माइनस 5। अब ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है एन के, तो कर दो r माइनस 4 प्लस 2r माइनस 5, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे n कितना है 30, ये गिवन है हमें, इसकी वैल्यू गिवन है 30, यहाँ कर रहे हैं अब 3r हाँ जी, सो यहाँ पे -5 है, तो 3r माइनस 9 इक्वल टू 30, 3r इक्वल टू 39, देयरफॉर r की वैल्यू कितनी बन गई 30, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन। फोर्थ टर्म हमें फ्रॉम द एंड चाहिए। देखो जब भी फ्रॉम द एंड की बात आए तो हमें कुछ नया काम नहीं करना, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको सिंपली क्या कर देना है रिवर्स फॉर्म में, y को आगे ले जाओ x को पीछे ले जाओ, और जो भी फॉर्मूला हम इन जनरल यूज करते हैं बाइनोमियल की टर्म निकालने के लिए और वही यूज करेंगे। मतलब अगर हमें एंड से पूछा गया था तो हम इसको एंड वाले को पहले रखेंगे, पहले वाले को एंड पे ले जाएंगे। ये एक्सप्रेशन सोचो आपको दे रखी है और सिंपली आपसे फोर्थ टर्म पूछी गई है कि क्या हो, फोर्थ टर्म तो सबको आती होगी निकालनी, तो -1 बाई एक्स रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 5, एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये -1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 9 अपॉन 8, तो x की पावर तो कितनी बचने वाली है 4। ठीक है, x रेज टू पावर 4 बचेगी और आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस वाली 4 पावर कौन सी है बी ऑप्शन। ज्यादा कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है कि अब काट पीट के सोल्व तो हो जाएगा, बट आपको दिख रहा है कि एक ही ऑप्शन है माइनस में, तो यही आंसर होगा और क्या हो सकता है, तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। सोल्व करना हो आप जरूर कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28, द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, पावर है 10, इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स रहेंगी 11, 11 में से मिडिल कौन आएगा 5 ये खा जाएगा, इधर वाली साइड 5 ये खा जाएगा, तो बीच में 6th टर्म होगी जो कि मिडिल वाली टर्म होगी। अब t6 हमें निकालना है, तो क्या होगा 10c 5 x रेज टू पावर 5 और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रेज टू पावर 5, तो
कितनी पावर बनी, ये 10 हो गया टोटल प्लस 5, पावर 15 में आंसर आएगा। पहले तो सिर्फ ये चेक कर लो कि एक्स रेज पर 15 कितनों के पास है, ये सिर्फ एक ऑप्शन के पास है, तो सी ऑप्शन आंसर है, बात खत्म। सोल्व करना हो तो इसको कर लेना, बट एग्जाम में बता रहा हूँ इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन आर 260, 780, 1170 रिस्पेक्टिवली, देन एन क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें कि सेकंड टर्म x प्लस वाई रेज टू पावर n है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो क्या आता है, nc0 x रेज टू पावर n, nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई, nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वेयर, nc3 x रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब, प्लस चलेगा। तो ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। अब देखो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म अगर इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक लॉजिक यूज होना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट यहाँ लेंगे, x की पावर कितनी बनेगी, n माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री, एक्स रेस्ट पावर n माइनस वन इंटू एक्स रेस्ट पावर n माइनस थ्री, तो x रेस्ट पावर 2n माइनस फोर, और y रेस्ट पावर कितनी बन जाएगी 4। ये हमने सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय कर दो 3, थर्ड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर क्या होगा, nc2 का स्क्वायर x रेज टू पावर n माइनस 2 का स्क्वायर और y स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखोगे ध्यान से तो ऊपर नीचे x की पावर सेम बनी तो ये कटेंगे, ये भी सेम बनी, ये भी कटेंगे। राइट साइड पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड टर्म के लिए nc1 था, सॉरी करेक्ट कर लेना। तो सेकंड टर्म कितनी दे रखी थी हमें 260 इंटू फोर्थ टर्म 1170 अपॉन थर्ड टर्म nc2, थर्ड टर्म में क्या आएगा 780, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल चुका है, 2 nc1 इंटू nc3 अपॉन nc2 का स्क्वायर, किसके इक्वल, ये। इसको थोड़ा सोल्व कर दो, 260 1170 780 इंटू 780, 0 0 तो सबसे कट जाएगी, तो 26 3 जा होता है, ये 3 पे इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 7 और 39 2 जा, तो मतलब ले दे के अपने पास ये बचा 1/2। तो ये एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म बन गई। अब आप बाय ऑप्शंस n को पुट करके देख लो कि कौन से n पे ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है, और वो होल्ड किस पे हो रही है 5 पे। n इक्वल टू 5 पे आपका दोनों तरफ से इक्वल आंसर आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट को बीच में थोड़ा सा यूज कर ले तो जल्दी क्वेश्चन ही होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ये तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ए जिम्नास्ट विशेस टू हैव एट लीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, बी के कम से कम कितने यूनिट्स लेने हैं उसको 12, 18 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, सी के 18 यूनिट्स। डाइट 1 कंटेन्स 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन बी, 2 यूनिट विटामिन बी के, 1 यूनिट विटामिन सी हो गया। डाइट 2 कंटेन्स 1 यूनिट विटामिन बी, 2 यूनिट विटामिन सी। डाइट 1 की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज, डाइट 2 कॉस्ट 60 रुपीज। डाइट 1 की कॉस्ट आ रही है 40 पर केजी, तो ये 40 हो गया। डाइट 2 की कॉस्ट कितनी आ रही है 60। तो दो डाइट्स हैं 1 एंड 2, उनके लिए कॉस्ट दे रखी है कि अगर बी वाला विटामिन पर केजी इसमें जाता है, सी वाला जाता है, और तो इसकी कॉस्ट 40 पड़ती है, दूसरे की 60 पड़ती है। तो हमें निकालना क्या है, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, इसकी मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। तो पहले तो इन दोनों को ही सोल्व कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो सेकंड इक्वेशन को, तो क्या आएगा 2b प्लस 4c 120, माइनस करोगे तो 3c इक्वल टू 80, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 80/3। तो c की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 80/3 पर केजी। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2b इक्वल टू 40 माइनस 80/3, फर्स्ट में पुट करके निकाल रहे हैं। 120 माइनस 80 40/3, यहाँ पे भी 2b है तो इससे भी कटेगा ये,
तो बी की कितनी कॉस्ट आई 20/3, ठीक है। तो बी इतने रुपए का पड़ रहा है, सी इतने का पड़ रहा है, कम से कम उसको कितना लेना है, बी के 12 यूनिट तो लेने ही है, तो 12 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी 20/3, और सी के 18 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी 18 इंटू 80/3। ये है कि अगर कम से कम भी वो खाता है विटामिन अपने, तो इतने तो पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो ये 80 हो गया, प्लस ये कटेगा तो 60, 480, तो आंसर कितना आ गया 560। 560 तो कम से कम उसको पैसे देने ही, इतना तो खर्चा उसका आएगा अगर ये वाली डाइट उसको लेनी है, ठीक है जी। तो ये चंडीगढ़ टीजीटी एग्जाम के 30 क्वेश्चंस थे पहले। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 30 क्वेश्चन और उसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो सभी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि एग्जाम को क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि टाइम कम से कम लगे। कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता अपने पास कि हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करें। सो आपको और भी किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, आपको हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके जी, थैंक यू।